नमस्कार। अब उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और इस बार हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी हवा थोड़ी बदलती हुई सी दिख रही है। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जिस तरीके से एनडीए की वहां पर सरकार बनी और महाविकास आघाड़ी के तमाम दलों की सीटें जहां पर जाकर सिमटी, उसके बाद लग रहा था कि आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चलेगा, लेकिन अब तो यहाँ पर तारीफ होने लगी। सामना में उद्धव ठाकरे का लेख अगर आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस की जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की, उसके बाद सुप्रिया सुले के सुर किस तरीके से बदले, इसके मायने क्या है। ये जो बातचीत में और बयानों में और आर्टिकल्स में बदलाव की आहट दिख रही है, ये क्या किसी बड़े सियासी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा सियासी होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव देख सकते हैं? क्योंकि कई बार सियासी दल टूट फूट के बाद अचानक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं और महाराष्ट्र में तो बहुत सारे इसके उदाहरण हमने पिछले 1-1.5 साल में देख भी लिए हैं। तो क्या है महाराष्ट्र के मायने इस तरह के बयानों के, वो समझना बहुत जरूरी है। समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, जयदीप कार्णिक जी हैं, अवधेश जी हैं, राजकिशोर जी हैं, रामकृपाल जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। मैं आपसे शुरू करूंगा समीर सर। ये जो सामना में उद्धव ठाकरे का आर्टिकल आता है, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ होती है, शिंदे पर सवाल उठ जाता है, कैसे इसके मायने को देखें? ये क्या राजनीतिक मजबूरी है कि भाई एक बार फिर दशा दिशा बदलनी पड़ेगी? अभी तो अगला 5 साल यहाँ भी है, फिर जब केंद्र के चुनाव होंगे तब होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अपनी जगह पर है। देखिए, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ था, 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ गई थी और शरद पवार 8 सीटों पे चले गए, कांग्रेस 13 सीटों पे चली गई, उद्धव ठाकरे ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो ये लग रहा था उद्धव ठाकरे कांग्रेस को और शरद पवार को विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके के परिणाम आएंगे और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और यही कारण था कि उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया था कि या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या मैं रहूंगा। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव परिणाम और एकदम उलट आए लोकसभा चुनाव परिणाम से, जिसमें इतनी बुरी स्थिति विपक्ष की हो गई कि विपक्ष का नेता बनाने लायक सीटें भी उन्हें जब नहीं दी, तो अब निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि अपने बेटे आदित्य का राजनीतिक भविष्य वो कैसे सेट करेंगे। शरद पवार के सामने यह है कि मैं 84 ईयर्स का हो चुका हूं, 2026 में उनके राज्यसभा कार्यकाल खत्म होगा, उन्होंने कहा मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, लेकिन बेटी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो अब इस परिणामों के बाद दोनों को अपने अपने बेटा और बेटी की चिंता है राजनीति की। और मुझे लग रहा है यह जो दोनों के जो बयान आए कि सामना में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने लेख लिखा है वह भविष्य की राजनीति के लिए, और जिस तरीके से सुप्रिया सुले का बयान आया है देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए, वह भविष्य की राजनीति की बयान कर रहा है। देखिए, अजित पवार की कोशिश ये है कि शरद पवार और अजित पवार मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि भाई शरद पवार और अजित पवार अब एक हो जाए, जिससे लोकसभा के अंदर जो 8 सीटें शरद पवार की है, अजित पवार की एक सुनील तटकरे की जो रायगढ़ की सीट है वो मिलकर लोकसभा में 9 हो जाए, राज्यसभा में 3 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि अजित पवार के वाइफ राज्यसभा की सांसद है, प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा में, शरद पवार खुद है, तो 3 राज्यसभा में सीटें भी उन्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर भी एक जो महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। शिवसेना इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। शिवसेना का निर्णय एकदम सही है, क्योंकि शिवसेना इस बात को जानती है कि बंबई के अंदर ना शरद पवार उनकी मदद कर सकते हैं ना कांग्रेस उनकी मदद कर सकती है। उनका जो मराठी वोटर और मराठी अस्मिता का जो वोटर है वो उनके पास तभी लौटेगा जब वो कांग्रेस से और शरद पवार से दूरी बना के लड़ेंगे, और जब वो इनसे दूर होंगे तो बीजेपी के साथ कहीं भविष्य में आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो मुझे लग रहा है कि बीएमसी जो इतने लंबे समय तक जहां शिवसेना का राज रहा था 15 साल से ज्यादा, अब शिवसेना जानती है कि अगर विधानसभा चुनाव हार चुके हैं बुरी तरीके से, अगर बीएमसी में भी हम अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं करते और बीएमसी में हमारे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, तो शिवसेना का कैडर बुरी तरीके से टूटेगा। क्योंकि शिवसेना का जो पूरा कैडर है वो बीएमसी में ठेकेदारी करके ही आर्थिक रूप से मजबूत होता, सारे शाखा प्रमुख, तो उनका आर्थिक तंत्र टूट जाएगा पूरी तरीके से और शिवसेना को लगभग बम्बई के अंदर खत्म होने की स्थिति आ जाएगी। यह नुकसान उद्धव ठाकरे झेल नहीं सकते, और यही कारण है कि उन्होंने पहले घोषणा कर दी है और अब एक वो कदम उन्होंने बढ़ाया है देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करके कि इसमें कैसे गुंजाइश हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अब बीएमसी का चुनाव लड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि एकनाथ शिंदे बंबई में उनकी बहुत मदद नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे का जो क्षेत्र है वो ठाणे का है, कल्याण डोंबिवली, जहां से उनका बेटे सांसद है। बंबई में अगर भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करना है तो शिवसेना की तुलना में उद्धव बाला साहब ठाकरे की यूबीटी ज्यादा मददगार होगी। अब भारतीय जनता पार्टी भी विचार करेगी कि कैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे को भी लाया जाए, कि कैसे भी एकनाथ शिंदे को जोड़ा जाए। मुझे लग रहा है इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई होगी कि कैसे एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे को भी गठबंधन के अंदर शामिल किया जाए। तो महाराष्ट्र की राजनीति अभी हुई है, शुरू हो चुकी है, और अजित पवार से तो स्पष्ट कह दिया गया है कि भाई अगर आप चाहते हो कि केंद्र में प्रफुल्ल पटेल या कोई आपको मंत्री बनाना है तो आप शरद पवार को साथ में लेके आइए, कम से कम 9 आपके पास सांसद होना चाहिए, एक सांसद पे आपको मंत्री पद नहीं मिलेगा। तो अजित पवार जब 12 दिसंबर को शरद पवार के जन्मदिन के दिन उनके घर गए थे अपनी पत्नी के साथ, तो एक केक लेकर गए थे जिस पर लिखा हुआ था एक है तो सेफ है।
तो मुझे लग रहा है कि अब वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक हो जाएंगे। अब शरद पवार के सामने भी ये चिंता है कि अगर वो एक नहीं होंगे तो सुप्रिया सुले का 2029 का भविष्य क्या होगा। देखिए 2029 तो ठीक है कि लोकसभा के लिए समय, अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, अभी बारामती के नगर निगम के चुनाव होने वाले, अभी शुगर लॉबी के वहां चुनाव होने वाले, अभी वहां पर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के चुनाव होने वाले। शरद पवार की ताकत जो पूरी है वो शुगर लॉबी है, बाकी कोऑपरेटिव बैंक से, बारामती के कॉर्पोरेशन है, आसपास के जो नगर निगम है वो एक ताकत रही है। तो शरद पवार की मजबूरी है कि अब 84 साल की उम्र में वो इस स्थिति में नहीं है कि अब बेटी के लिए कोई भविष्य में कोई राजनीति स्टेब्लिश कर सके। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का भी अपने बेटे का भविष्य और अपना मराठी वोट देखना है, शरद पवार को भी अपने बेटी का भविष्य देखना है। तो इस कारण ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। वे कैसे जुड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। शिवसेना सीधे आएगी, शरद पवार राजनीति रूप संन्यास ले लेंगे, अरिजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, उनके बेटी को क्या मंत्री बनाया जाता है या प्रदेश में क्या किया जाता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तय है कि आने वाले दिनों में शरद पवार अजित पवार के साथ जुड़ेंगे और उद्धव ठाकरे रास्ता ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, और भारतीय जनता पार्टी भी रास्ता देख रही है कि कैसे उनको साथ एडजस्ट किया जाए। आने वाले दिनों में ये दोनों परिवर्तन महाराष्ट्र की राजनीति में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है अवधेश सर, एक तस्वीर वायरल हुई थी अभी चुनाव के बाद, एक अनार 100 बीमार, कहावत तो हमने बहुत सुनी है। शरद पवार जी पीएम से मिलने गए थे अनार लेकर, तो क्या ये वही अनार है जो अब फूट रहा है? मैं इसको पटाखों से जोड़ दे रहा हूँ। नहीं, मैं वहीं से शुरू करने वाला था कि चुनाव परिणाम के बाद जब शरद पवार जी नरेंद्र मोदी जी के पास आए, क्योंकि सबसे तीखे संबंध इन्हीं दोनों में हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जिन कुछ नेताओं को उनकी क्षमता या वो जितना डिजर्व करते थे उससे ज्यादा सम्मान दिया और सार्वजनिक रूप से सम्मान दिया, नाम लिया, तो उसमें शरद पवार एक थे। और शरद पवार ने नरेंद्र मोदी जी का कभी बाहर आकर कभी प्रशंसा भी नहीं की, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है 75वें वर्ष में जब शरद पवार जी पर पुस्तक जारी हो रहा था और उसमें सोनिया गांधी जी थी, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसी ने वैसी प्रशंसा नहीं की जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको राजनीति का सब कुछ कहा जो आज तक किसी ने उनके बारे में नहीं कहा था। और उनके साथ हमेशा अच्छे संबंध उन्होंने बनाए रखा। लेकिन 2019 में उनके कहने के बाद जो फिर अजित पवार से बातचीत होके जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद जो ये पलटे थे, तब से वो समस्या खड़ी हो गई। और इस बार भी जैसा बाद में खबर आई है कि उनको मालूम था कि हमारे लोग उधर जा रहे हैं, ये सब उनको पता था, ये नहीं था कि उनको पता नहीं था। और पता होने के बावजूद जिस ढंग से उन्होंने बाद में स्टैंड लिया, क्योंकि वो सेकुलर पॉलिटिक्स का सवाल आ गई थी, तो उसके बाद उन्होंने मोदी जी के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला भी कि देखो हमको राजनीति का गुरु कहता था, आज क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, बहुत कुछ बोला है उन्होंने। तो शरद पवार जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको लगा है कि हमसे जीवन में भयंकर भूल हुई है और अब अपने पास उपाय है कि बहुत सारे मुकदमे हैं। उस समय भी जो 2019 में जो छापा पारा था ईडी ने, वो बिल्कुल सही छापा था। हम लोगों ने उस पर आर्टिकल्स लिखे थे कि कैसे कोऑपरेटिव में घोटाले हुए, सारे थे। मोदी जी आके हाथ पैर जोड़े, फिर खोजबीन हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, और वो छापे के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उससे बीजेपी की बुरी असर, तो बीजेपी शायद अकेले भी बहुमत में आ सकती थी, क्योंकि शरद पवार जी को उम्मीदवार 1-1 लाख से जीत गए उस समय, उसी को इशू बनाकर। तो ये चीजें थी, वो आए हैं, पैचअप करने ही आए हैं। मतलब यहाँ तक कि मोदी जी ने उनको एक ऑफर दिया था कि आप आइए, मिलजुल के साथ काम करते हैं, सुप्रिया को मिनिस्टर बनाते हैं और देश को आगे ले चलते हैं। वो भी बाहर उन्होंने आकर के बयान दे दिया, जबकि व्यक्तिगत बातचीत थी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई मिल के काम करते हैं, और सुप्रिया को कैबिनेट मिनिस्टर का ऑफर दिया। लेकिन हमने कहा नहीं, संबंध रहेगा, लेकिन हम राजनीति में अलग अलग रहेंगे। जो दूसरा सिचुएशन है कि इस समय पूरे INDI में, महाराष्ट्र में विशेषकर, चूंकि तात्कालिक चुनाव हुआ है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस को लोग एकदम से एक डिसइंचेंटमेंट है कि ये इसके साथ रहने का मतलब है कि अपने को भी नष्ट कर देना, अपनी पहचान खत्म कर देना, क्योंकि इनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं राहुल गांधी जी को, वो ही सुर बजाएंगे। भले वो पूरी तरह चुनाव नष्ट हो जाए, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्टों का है, जिनके साथ हम लोगों का वेवलेंथ मिलता नहीं है, और इसी ने सब नाश किया है, इससे दूर हो जाओ। और शरद पवार जी ने, आपको याद है 2022 में कांग्रेस पर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस उस पुराने राजा और जमींदार की तरह है जिसका सब कुछ
नष्ट हो जाता है, लेकिन वो दरवाजे पर जो उसका खंडहर बचा हुआ है उसे आके कहता है कि ये भी जमीन मेरा था, यहां तक मेरा राज था, यहां तक था। यही काम कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस के लोग के क्या भाव रहा होगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर कांग्रेस को लेकर क्या भाव है, मान रहे हैं कि जब कांग्रेस के साथ हमको नहीं जाना चाहिए था, वो भाव चल रहा है। तभी तो संजय राउत जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे जब नेतृत्व पर प्रश्न उठा है। जो तीसरी बात आ रही है, जो अभी समीर जी ने कहा, वो एक स्वाभाविक स्थिति होती है कि तो उसमें केवल पुत्र का ही नहीं, भाई मैं भी तो जीवित हूं, मेरी पॉलिटिक्स कहां जाएगी, मेरा प्रभाव अब कैसे होगा, मैं कुछ काम चाहूंगा वो कैसे हो सकता है। और इस समय चूंकि दोनों पार्टियों के अंदर ये भाव पैदा हुआ है कि भाई हम लोग जहां थे वहीं रहना चाहिए, और अजीत पवार जी अब हो गए हैं और आपको जो है अब सब मेल मिलाप करना चाहिए, ये लगभग चल रही है बातचीत। और जो शिवसेना में भी ये चल रही है, नहीं भी करेंगे, जो स्थिति वहां बन चुकी है कि अगर नहीं करते हैं तो संभव है कि अगले सेशन में शरद पवार जी के सारे लोकसभा सांसद एक को छोड़ के यूनाइटेड एनडीए में चले जाएं। शिवसेना के एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो रहे तो रहे, बाकी चले जाएं, तो अपने आप चुकी हो जाएगा और उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होगा, तब क्या करेंगे। उसी में फिर आता है कि भैया मुंबई में किसका राज होगा, फलाने में किसका राज होगा। लेकिन वो जो एक दूरी होती है, जानबूझ के थोड़ा शिंदे की आलोचना करो, फडणवीस का सपोर्ट करो, वो अब एक रणनीतिक रूप से ही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति जो 2019 के लास्ट से अस्वाभाविक असहज अवस्था में गई थी, लोगों के अंदर संभ्रम पैदा किया था, विचारधारा के नाम पर प्रदूषण से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे 2024 के विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ वो धीरे धीरे अब स्वाभाविकता, स्थिरता और वैचारिकता की ओर ठीक से जाने की ओर बढ़ गया हुआ है। तो हो सकता है महाराष्ट्र आने वाले समय में देश की भविष्य की राजनीति के दृष्टि से भी नए समीकरण और नए दिशा का वाहक बन जाए। ठीक है पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस को लेकर बात जो अवधेश जी ने भी उठाई, वही सवाल ये उठता है कि अगर एक तरफ उद्धव ठाकरे इस तरह के संकेत दे रहे हैं और कई बार चर्चा हुई कि नेचुरल एलाइज बीजेपी शिवसेना रही है, तो हो सकता है जो एक दूसरे के बीच मनमुटाव हो, तमाम चीज़ें हो, वो ठीक हो जाए। शरद पवार, उनकी एक मजबूरी हो सकती है, मुलाकातों का दौर भी चला, अफवाह चल ही रही है कि भाई दोनों जो एनसीपी है वो एक हो जाएगी। तो कांग्रेस के लिए क्या बचेगा महाराष्ट्र में बताने के लिए? और कांग्रेस तो एक तरीके से कि सभी सहयोगी नकार कर निकल गए, वो तो कांग्रेस के लिए और अजीब स्थिति हो जाएगी। नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए क्या बचेगा या क्या नहीं वो तो कांग्रेस सोचे, लेकिन ये बात जरूर सच है कि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ग्रुप में और इधर शरद पवार के एनसीपी में एक रीथिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अजीत पवार की मदर का शायद कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में पढ़ा कि वो चाहती हैं कि पवार दोनों एक साथ हो जाएं और परिवार फिर से एक हो जाए और राजनीति में भी एक हो जाए। दूसरा, उद्धव ठाकरे जब अलग हुए थे बीजेपी से, तो वो कोई आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे तो अलग हुए नहीं थे। वो चूंकि उनको लगा कि उनको बीजेपी ने धोखा दिया है, उनको चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस किया अपैरेंटली बंद कमरों में और बाद में बनाया नहीं गया, तो वो उनकी ईगो पे लेके उन्होंने बीजेपी से अपना ये किनारा किया था। लेकिन आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे ये चीज़ अब साफ हो गई है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद कि कांग्रेस भी अपने आप को शिवसेना के बगल में असहज पाती है और शिवसेना तो अपने आप को जो कट्टर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स वो करती रही है, उसकी वजह से वो असहज अपने आप को कांग्रेस के साथ पाती है। तो अब रीथिंकिंग तो होना लाजमी है। उनको लगता है कि बीजेपी उनकी नेचुरल अलाई है, तो वो रास्ते अगर तलाश रहे हैं कि हम वापस किसी तरह अगर हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें किसी को भी बहुत सरप्राइज होने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय बीजेपी और शिवसेना साथ थी, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। हमने ये भी देखा है वो जमाना कि जब शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़े चुनाव, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि शिवसेना की सीटें कम भी आएंगी तो लेकिन मुख्यमंत्री उनका होगा और यहाँ पे सेंटर में उनको अच्छी पोर्टफोलियोज मिल जाएंगी, कैबिनेट मिल जाएगा, स्पीकर का पोस्ट मिल जाएगा। तो वो अरेंजमेंट दोनों को सूट करता था, वो बीएमसी में भी वो अरेंजमेंट सूट करता था। तो शिवसेना तो चाहेगी जरूर, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सामना में आर्टिकल आया है, तो शिवसेना, अच्छा, उद्धव ठाकरे को भी जरूर ये लगता है कि जब वो बीजेपी में जाएंगे, भाई शिंदे शिवसेना का चेहरा असली नहीं हो सकते हैं, ये उद्धव ठाकरे भी जानते हैं। जिस दिन वो शिवसेना में बीजेपी के साथ वापस चले जाएंगे, तो वो ठाकरे के नाम पे जो सरनेम ठाकरे है, उसकी वजह से वो मेन शिवसेना का चेहरा हो जाएंगे। तो उनको अपना जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल फ्यूचर, ज़्यादा सेफ वहाँ दिखाई दे रहा है, बशर्ते कि इस इंडिया ब्लॉक पे कांग्रेस के साथ।
तो अगर वो कोशिश हो रही है कि हम साथ में जाएं, तो वो राजनीतिक रूप से भी और विचारधारा के रूप से भी उद्धव ठाकरे के लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिक्स उनकी विचारधारा नहीं है। वो कितना भी किसी को कन्विंस करना चाहे, ना उनके सपोर्टर्स उससे कन्विंस होंगे और ना उनकी अपनी पार्टी के लोग कन्विंस होंगे। शरद पवार की राजनीति जहां तक है वो बिल्कुल साफ है। शरद पवार तो कभी भी बहुत ज्यादा मतलब खुल के मोदी जी के अगेंस्ट रहे नहीं है। हमने देखा था जब राहुल गांधी अडानी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रहे थे, तो शरद पवार ने कहा था, इंटरव्यू में कह दिया था कि इतना जरूरी सिर्फ ये इतने एक अकेला ये मुद्दा नहीं है, इतनी इस पे बहस की कोई जरूरत नहीं है। फिर सावरकर के मुद्दे पे भी जब राहुल गांधी ने बहुत बड़े बयान, तीखे बयान दिए थे, तो उनको शरद पवार ने पब्लिकली सलाह दी थी। तो शरद पवार एक सेफ मार्जिन लेके चलते हैं, ये हम सबको पता है। वो पूरी तरह से ना भी जाएं, लेकिन उनकी राजनीति उनको लगता है कि सेफ रहेगी अगर वो बीजेपी के साथ थोड़े, क्योंकि इलेक्शन तो अभी है नहीं, ना लोकसभा के हैं ना विधानसभा के हैं, लेकिन ये जो बीच के 4-5 साल हैं उसमें उनको उनके खिलाफ केसेस भी बहुत हैं, और अगर बहुत ज़्यादा वो एंटागनाइज करेंगे बीजेपी को तो फिर उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वो भी चाहेंगे कि एक मतलब दोनों तरफ से कॉर्डियल रहे, ना बिल्कुल इसके खिलाफ हो ना बिल्कुल उसके खिलाफ हो, और वो उनकी स्टाइल है पॉलिटिक्स की, वो उसमें वापस जरूर जाना चाहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ देखने को मिलेगा, और मैं सरप्राइज नहीं होंगी अगर शिवसेना के दोनों गुट मिल जाए और एनसीपी के दोनों गुट मिल जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म में दोनों को फायदा होता दिख रहा है। राजकिशोर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र को लेकर बात हो रही है, उद्धव ठाकरे संकेत दे रहे हैं आर्टिकल के जरिए, ठीक है, वो संकेत अगर बीजेपी तक पहुंच भी रहे हैं, बीजेपी उस पर विचार भी कर रही है। शिंदे फैक्टर को एक तरफ कर पाना या उद्धव गुट और शिंदे गुट का एक साथ हो पाना, वो तब जब 2.5 साल एकनाथ शिंदे सरकार चला चुके हैं, और जिस तरीके से हमलावर रहे उद्धव ठाकरे के ऊपर, और जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को अपना बताते रहे, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नहीं हो पाएगी इसको जमीन पर उतार पाना, सबको एक साथ कर पाना? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में कौन कब क्या फैसला लेगा ये उसकी हैसियत पर निर्भर करता है, उसकी ताकत पर निर्भर करता है आदर्श जी। अब यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ कि पूरी जो महाभारत में जो पूरे कौरवों का जो नाश करवा दिया, वो करवा दिया एक शकुनी ने। यहाँ पर एक संजय राउत पाल रखा था उद्धव ठाकरे ने, और वो कहते हैं ना कि मतलब सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, उसमें कहते हैं कि अब मोई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो जब संत मिलते हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाता है, और जब कुसंगति होती है तो ये हो जाता है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय राउत ने पूरी तरीके से कांग्रेस और शरद पवार के लिए काम किया उद्धव ठाकरे के साथ रहते हुए। आज की तारीख में उनके यहाँ के लोग यही बात कह भी रहे हैं, और उनकी जो पूरे हाशिए पे वो चले गए, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है रहा संजय राउत का। अब क्या है कि उद्धव ठाकरे को समझ में आ चुका है कि बाला साहेब ठाकरे का जो वैचारिक आख्यान था, जो उनका अपना अधिष्ठान था, उससे पूरी तरीके से विपरीत जाकर उन्होंने किस तरीके से अपने लिए हाराकिरी कर ली। अब उनको ये भी समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगातार फिलर मिल रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो नैसर्गिक वैचारिक सहयोगी हैं वो इस तरीके से अलग हों, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। अच्छा, एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की विरासत के संवाहक बन जाएं ठाकरेज के रहते हुए, आज की तारीख में बचा क्या? तो कुल मिला के अगर वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ जो कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा, और जिस तरीके की राजनीति वो करते रहे, जिस विवादित ढांचा के डेमोलिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपोलोजेटिक होते थे पहले, उसमें बाला साहेब ठाकरे खुलकर बात करते थे, उसी शिवसेना ने किस तरीके से पूरी तरीके से वहां पर मुस्लिम लीग तरीकी पॉलिटिक्स की। ऐसे में अगर आप ये सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में उनके पास कुछ है नहीं। और बीएमसी में जो बात अभी समीर जी कहकर गए, समीर जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि अगर बीएमसी से अगर शिवसेना हट जाती है, भाई 55,000 कितना जयदीप जी, 55,000 करोड़ का शायद बजट सबसे बड़ा। अब मतलब कई विधानसभाओं का इतना बजट नहीं होता है। अगर उससे भी शिवसेना हट जाती है तो उसके बाद उनके लिए बचता क्या है? अच्छा, एक चीज आप समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए नक्षत्र का उदय हो चुका है, और वो है देवाभाऊ, देवेंद्र फडणवीस। लगातार उस व्यक्ति पे बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजें कही गई। पहले उन्होंने क्या किया कि लगातार अपने शत्रुओं को, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी थे, उनको ठिकाने लगाते रहे, लेकिन अब वो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बड़ी पारी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनके पीछे खड़ा हुआ है, और उद्धव ठाकरे ने कुछ भी उनके लिए कहा हो, लेकिन उद्धव ठाकरे
के पास जो उन्होंने जाके जीतने के बाद जेस्चर दिया, जिस तरीके से उनको बुलाया, आमंत्रण दिया, मुझे लगता है कि ये भी चीजें मैटर करती हैं, जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है। अब आते हैं जरा शरद पवार पे। उनकी जो पूरी जो राजनीति रही है वो रही है हमेशा षड्यंत्र की और अनैतिक समझौतों की, आमतौर पे। बिल्कुल विचारधारा का उसमें कोई रोल नहीं रहा, वो लगातार इसी तरीके के समझौते करवाते रहे। अब उनको भी समझ में आ रहा है अजीत पवार का व्यक्तित्व किसने खराब किया। अजीत पवार को अचानक भेज देना पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ, हाँ, उनको डिस्क्रेडिट करके सुप्रिया सुले के लिए रास्ता साफ कर देना, प्रशस्त कर देना, उन्होंने परिवार के भीतर भी यही किया। अब आज की तारीख में स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के समझ में आ रहा है कि भाई महाराष्ट्र में अगर अब रहना है तो अब बीजेपी कहना पड़ेगा। और एक चीज और समझिए, महाराष्ट्र की सियासत कभी बहुत ज्यादा विंडिक्टिव नहीं रही है, बहुत प्रतिशोधात्मक नहीं रही है, जैसे दक्षिण में होती रही या उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई पड़ रही। सब लहरें गिनकर पैसा कमाने वाले लोग, व्यवसायी टाइप के लोग हैं। माया नगरी है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाते रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो है नए आपको समीकरण देखने को मिलेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे को मना पाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि भाई मैं 2.5 साल मुख्यमंत्री रहा और मेरे चेहरे पर चुनाव हुआ, मैं पीछे बैठ गया, अब मैं उद्धव ठाकरे को क्यों एंट्री करने दूं, क्योंकि उद्धव के आते ही शिवसेना में वो और शिवसेना चले उनकी हो जाएंगे। हाँ, वो वही चुनौती है और वो बीजेपी के सामने है। लेकिन रामकृपाल सर, एक चीज बताइए, महाराष्ट्र के हिसाब से अगर बात करें, बीजेपी क्या वाकई उस वाले सिचुएशन में पहुंच गई है, वो जो फिल्मी डायलॉग होता है, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी? देखिए, मैंने बहुत पहले एक बात आपके यहाँ कही है, शुरू से ही मैं कहता रहा, जब ये इंडिया अलायंस बन रहा था तब भी मैंने, उसके पहले भी मैंने कहा था कि एक इच्छा है। ये इच्छा इसलिए है कि केंद्र में मोदी के खिलाफ इकट्ठा होना है। वो इच्छा पूरी हुई नहीं, न तो उसका कोई प्रारूप आया, न उसका कोई नेता बना। उस इच्छा को, जैसे कहते हैं ना लोग, कई लोगों ने मान लिया कि ऐसा है। मैंने, याद होगा आपको, मैंने कहा जो चीज़ इमारत बनी नहीं तो उसमें दरार कहाँ से पैदा होगी। तो आज देखिए जो कुछ भी चल रहा है, किसी भी राज्य में, एक बात आप जान लीजिए, देश में 2 राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं और फेडरल जो सिस्टम है उसके हिसाब से हर राज्य में 1 या 2 क्षेत्रीय पार्टियां हो सकती हैं। लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो होता है, हकीकत ये होती है कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां जब होती हैं तो एक ही क्षेत्रीय पार्टी वहाँ जिंदा रह पाती है, बाकी दूसरी कहने के लिए होती है। अब ये महाराष्ट्र में जो अचानक अपवाद हुआ, आप इसको 2014 से देखिए। महाराष्ट्र में होता क्या था, महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय पार्टी होती थी कांग्रेस, दूसरी राष्ट्रीय पार्टी होती थी बीजेपी, लेकिन वो उसकी जगह पे वो शिवसेना का छोटा भाई थी। यानी कुल मिलाकर के राज्य के लेवल पर शिवसेना थी, केंद्र के लेवल पर बीजेपी थी। यही चलता आ रहा था बाला साहब ठाकरे के समय में। 2014 में अमित शाह ने जानबूझ करके शिवसेना से पंगा लिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम छोटा भाई रहेंगे, अगर हम महाराष्ट्र की सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम तो हमेशा छोटा भाई रहेंगे। तो जानबूझ के पंगा लिया और पहली बार वो सारी महाराष्ट्र में चुनाव लड़े और बीजेपी बड़ा भाई बन गई। ये बात उसी समय से उद्धव ठाकरे को खल रही थी और पूरे शिवसेना को, कि सचमुच दिल्ली भी गया और ये भी गया। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव अचानक मुख्यमंत्री बनने का, ये उनका था कि किसी भी तरह से शिवसेना यहाँ बड़ा भाई बननी चाहिए, स्टीयरिंग उनके हाथ में रहे। मतलब ये चीज है। उस प्रयोग में वो कितना नाचे कूदे और अंततः असफल हो गए। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, वो चले गए। तो अब आप सोचिए, यही हालत शरद पवार की रही। शरद पवार जी का एक सपना था कभी किसी ज़माने में, जब एनडी तिवारी हुआ करते थे बड़े बड़े लोग, तो उनको भी ये लगता था कि कभी बिल्ली के वो किसके छीके से हो सकता है कि हम कभी बड़ी कुर्सी पर चले जाएं। तो सोनिया गांधी के सवाल पर वो अलग हुए, सोनिया गांधी के सवाल पर अलग हुए और वहाँ जा कर के उन्होंने देखा, ये तो मान लिया था कि शिवसेना बड़ी है वहाँ, लेकिन वो सोचते थे कि हम कांग्रेस को स्थापित कर देंगे, विस्थापित कर देंगे महाराष्ट्र में। नहीं हुआ कुछ। अल्टीमेटली उनको अपनी औकात मालूम पड़ गई, वो लौट के आए। अभी राजसूरी जी ने जो बात कही थी सही है। मैं भी शरद पवार को एक असफल राजनीति नेता मानता हूँ। केवल उनको जैसे होता है ना, कुछ लोग केवल यथार्थ जमीन पर नहीं को घूमते रहते, कभी था वो उनका। लेकिन जब कांग्रेस, उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस से शरणागत हो गए वो,
अब शरद पवार की भी हवा निकल गई। कहीं ऐसा नहीं होता कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां हों और 4 क्षेत्रीय पार्टियां हों। शरद पवार ने खुद पार्लियामेंट इलेक्शन के समय कहा था कि संसदीय चुनावों के बाद बहुत सारा रीअलाइनमेंट होगा। वो अब ये होने की प्रोसेस शुरू हो रही है। मतलब अब विधानसभा का भी हो गया, तो अल्टीमेटली देखिए वही है, एक शिवसेना रहेगी वहाँ। अब वो जो बड़े भाई शिवसेना का बनने का सपना तो खत्म हो गया, अब बड़ा भाई बीजेपी रहेगी। तो जैसे होता है ना, एक हेड होता है, एक उसका सेक्रेटरी होता है, तो बीजेपी हेड ऑफ स्टेट है, उसका एक सेक्रेटरी है। कभी कभी चांस मिल सकता है शिवसेना कि अगर रहना है तो सहायक की भूमिका में रहो। इसी तरह से शरद पवार का है, अब वो कांग्रेस की सहायक की भूमिका में तो वहाँ रह सकते हैं, जो नेचुरल है एक्चुअली, कांग्रेस प्लस एनसीपी, बीजेपी प्लस शिवसेना। ठीक है। अब ये स्थितियाँ फिर वही आ रही हैं। अब एक अलग बात है कि शरद पवार को अब देखना है कि शरद पवार से अजित पवार भी निकल गए तो शरद पवार कुछ बचे ही नहीं है, और उनके यहाँ से सिंधे निकल गए तो बचे ही नहीं है। तो असली क्या है कि दोनों को अपनी इज्जत बचानी है, इज्जत बचानी और भविष्य बचाना है। तो या तो वही 2014 के पहले वाली स्थिति आए, और हमेशा मैं आज भी कहता हूं कि देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो कितनी भी कमजोर हो जाए लेकिन बीजेपी की प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही रहेगी, मेरा इतना मानना है। ठीक है। ये बाकी पार्टियां मिलती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई किससे मिल जाए, तो मुझे तो लगता है कि नेचुरल प्रोसेस जो हुआ था, शिवसेना रहेगी, एनसीपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, बीजेपी रहेगी, वही पुराने वाली सिचुएशन तरीके से वापस आ जाएगा। जल्दी से मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने शुरू में मुझसे पूछा था कि कांग्रेस का क्या होगा, तो देखिए जैसा सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस को अपनी जगह बनानी पड़ेगी। उसकी महाराष्ट्र में एक अच्छी खासी जगह थी जो कि उसने पिछले दिनों में गंवा दिया था, उसकी वजह हम सब जानते हैं। अब मान लीजिए एनसीपी एक हो जाते हैं, दोनों गुट, शिवसेना दोनों गुट एक हो जाते हैं, तो उसमें कांग्रेस को जो स्पेस उसकी वजह से निकलेगा, उस स्पेस को रिक्लेम करना होगा, क्योंकि वो कांग्रेस का स्पेस है। तो कांग्रेस को उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। एक लाइन और मैं कह दूं, याद कीजिए 2014 में जब मोदी जीते थे, उसके बाद शरद पवार जो थर्ड फ्रंट सो कॉल्ड होता है ना, उसकी बात चल रही थी। और इकोनॉमिक टाइम्स में मोदी की जीत के थोड़ी दिनों बाद एक आर्टिकल निकला था जिसमें शरद पवार से पूछा गया था कि अब मोदी का विकल्प कौन हो सकता है। उसमें राहुल का नाम आया था। शरद पवार ने कहा था राहुल विकल्प नहीं हो सकते, अगर कोई विकल्प हो सकता है नीतीश कुमार। याद कीजिए, वो इसका मतलब उस आदमी का कंफ्यूजन देखिए, वो नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, और जैसे ही उनका इंटरव्यू आया उसी के कुछ महीने के बाद नीतीश कुमार खुद बीजेपी में शामिल हो गए, मतलब उसके अंडर में आ गए। तो एक कंफ्यूज, उनको लगता था कि कहाँ कैसे जाएं। उस समय वो कांग्रेस के खिलाफ थे और एक थर्ड फ्रंट की तरफ देख रहे थे कि शायद हमको जगह मिल जाए, और नीतीश कुमार के साथ भी तो बैठे थे ना। फिर नीतीश कुमार इधर आ गए और फिर अकेले रह गए। तो खैर नहीं, देखिए अब नीतीश कुमार की आप चर्चा कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार फिर लगातार चर्चा में, लेकिन खैर हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं। अगर शिवसेना और एक होने की बात होती है या बीजेपी के साथ आने की बात होती है तो चुनौतियां बीजेपी के सामने भी होंगी, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र में जिस तरह का परिवर्तन जनता ने देखा चुनाव के पहले और 1-1.5 साल में जिस तरह का देखा, एक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, और बीजेपी को ज़रूरत है क्या इस तरह का परिवर्तन करने की? बीजेपी अभी वाली सिचुएशन में ज़्यादा फायदे में है? बीजेपी कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। बीजेपी ने जो परिवर्तन किया उसके आगे के परिणाम है, ये आफ्टर शॉक्स हैं। ये कंकड़ी फेंके जाने के बाद उठी हुई हिलोरें हैं, कंकड़ी फेंकी जा चुकी है। बीजेपी को जो करना था वो कर चुकी है, उन लहरों का फायदा उठा चुकी चुनाव में। वो राजनीति संभावनाओं का खेल है, जहां संभावना है वहां राजनीति है। यही सब कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को जहां संभावना दिख रही है वहां संपादकीय लिखा जा रहा है, संभावनाओं पे लिखा गया संपादकीय है वो। तो ये बहुत आसान सा गणित है राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति को दिलचस्प इसलिए मानूंगा कि चुनाव हो जाने के बाद भी महाराष्ट्र इतना चर्चा में और बना ही रहता है। और कि जब सब जगह चुनाव, मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ में हो गए, हरियाणा हो गए, हरियाणा हमारे इस शो में चुनाव के बाद चर्चा में नहीं आ पाया। चल रहा है, सरकार बन गई, हो गया उस वक्त जो भी कांग्रेस की महाराष्ट्र ये है कि चुनाव नहीं हो रहे थे तब भी चर्चा में था, जब चुनाव हो रहे थे तब भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, चुनाव हो चुके हैं तब भी चर्चा में है। ये बड़ी दिलचस्पी है। राष्ट्र के आगे महा लगा हुआ है। देखिए 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। अभी
हमारे दूसरे विषय के शो में रामकृपाल जी ने वो गालिब का शेर पढ़ा था ना, खुदा के वास्ते न काबे से पर्दा उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। महाराष्ट्र में पर्दा उठ चुका है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति पर से पर्दा उठ चुका है। उनको अपनी हैसियत समझ में आ चुकी है, मुट्ठी खुल चुकी है। तो बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, और वो खाक में मिल चुके हैं। अब उनके पास जीरो से ऊपर उठने के लिए जो कुछ भी करना है वो करना पड़ेगा, या फिर वो इससे नीचे चले जाएंगे। अब उनको इससे ऊपर जाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, शरद पवार को भी और उद्धव ठाकरे को भी। देवेंद्र फडणवीस के मजबूत बने रहने में उद्धव ठाकरे का उतना नुकसान नहीं है जितना एकनाथ शिंदे के वहां बने रहने में, जहां वो हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करना और एकनाथ शिंदे को पीछे धकेलना उनको सुहाता है। एकनाथ शिंदे का मजबूत बना रहना देवेंद्र फडणवीस के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए ये संभावनाओं का और दोनों के फायदे का खेल है। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी उसका वोटर एकनाथ शिंदे के साथ जा चुका है। मेरी गलतियां मुझ पर, वो एक काबे से पर्दा हट चुका। अब उस पर्दा हटने के बाद रियलाइजेशन नहीं आएगा तो आप कांग्रेस हो जाओगे। कांग्रेस के तो पर्दे इतने ज्यादा बार हट चुके, सार्वजनिक स्तर पर आप पूरी तरह से सामने आ चुके, उसके बावजूद आप में आत्ममंथन नहीं है तो आप कांग्रेस हो। जिस भी पार्टी में आत्ममंथन और चिंतन का दौर नहीं चलेगा वो कांग्रेस हो जाएगी, जो समझ लेगी कि यार गलती हो गई, अब इसको सुधारना है। सत्ता में बने, राजनीति में रहना है तो सत्ता में, पावर सेंटर था मातोश्री, उस मातोश्री को फिर से पावर सेंटर बनाने के लिए ये सब कदम उठाने होंगे। अपने थॉट्स को रियलाइन करना होगा। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती का रियलाइजेशन होना बड़ी बात है। उनको अगर ये समझ में आता है तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार उसी संपादकीय में किए हैं ना। गढ़चिरौली से अपनी उन्होंने जो विकास कार्यों की शुरुआत की है, देवा भाऊ लिखा है उनको, वहीं उन्होंने एकनाथ शिंदे ये क्यों नहीं कर पाए जबकि गढ़चिरौली उनका गढ़ ये भी लिखा है। तो उन्होंने एक ही तीर से दो शिकार किए, एकनाथ शिंदे को कमजोर करना, देवेंद्र फडणवीस को ऊपर करना। वो देवेंद्र फडणवीस जो अभी बसों का जो मंजूरी दी थी शिंदे सरकार ने, उसको कैंसिल कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे का जो उपयोग भाजपा को करना था वो कर चुके हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे का मजबूत रहना भाजपा के लिए फायदेमंद होना हो, देवेंद्र फडणवीस के लिए जरूर नुकसान है। चाहे उनकी आपस में कितनी भी रिश्ते, वो रिश्ते सत्ता के लिए हो। इसलिए इस एक तीर से दो शिकारों में उद्धव ठाकरे अगर फिर से करीब आते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने का जो विरोध मैंने तब किया था और खुद कुर्सी ले ली थी, वो गलत किया था ना। सत्ता सुख कुछ समय भोग लिया, उसमें कोविड आ गया तो उनके साथ तो वो सिरमुंडाते ही ओले पड़े वाली बात हुई थी और वो उस तरीके से मुख्यमंत्रित्व नहीं चला पाए, इसलिए वो कर रहे हैं। शरद पवार को पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो फिर भी किसी भी तरीके से अपने वो जिस स्वास्थ्य कारण के बावजूद भी जिस जीवट से लड़ रहे हैं उससे उनका व्यक्तित्व पता लगता है। चाहे उनको पता था कि वो चाणक्य नहीं थे, पर उनकी राजनीति, क्योंकि उनको लेकर बहुत सारी बातें आ गई हैं, राजकिशोर जी ने विस्तार से कहा। आप चाणक्य नहीं हो फिर भी बने हुए तो उस छवि को बनाए रखने की एक मेहनत होती है ना। उस छवि को बनाए रखने की जो मेहनत थी वो अब तक कर रहे थे, अब वो छवि टूट चुकी है। इसीलिए अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इतने बड़े बहुमत के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, देवेंद्र फडणवीस तमाम मुहापोह के बावजूद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करके एक तो बीएमसी में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाए रखना उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है, और शरद पवार के लिए जरूरी है कि जो कुछ भी उनका राजनीति का तिलिस्म बना हुआ था अगर वो टूट भी गया है तो यहाँ से अजीत पवार के करब आकर अगर वो फिर से कम पुरानी स्थिति पर भी पहुंच जाए, और ये जो दोनों पार्टियों के फिर से एक होने वाली बात हो रही है, इसमें मुझे पवार गुट वाला तो लगता है कि एका शायद हो भी जाए, हालांकि हम नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। शिवसेना गुट वाला एका मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। फिर भी देखते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति जैसा मैं कह रहा हूं दिलचस्प है और चर्चा में बनी रहती है। नहीं, सियासत में आप लोग खुद कई बार इसके उदाहरण भी देते रहे हैं कि कब क्या हो जाए इसके लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, और खास करके महाराष्ट्र की सियासत में क्योंकि टूट फूट हम देख चुके हैं। अब शायद एक बार फिर एका हो जाए, जुड़ाव हो जाए, और अगर हो जाता है तो उसके क्या कुछ मायने निकलेंगे, उस पर ही हम अपनी ये बातचीत कर रहे थे और उसी को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में अगर ये परिस्थिति बनती है तो कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तौर पर जो चुनाव वहां पर लड़ा गया था, उद्धव ठाकरे क्या वाकई एकनाथ शिंदे के साथ ये दोनों गुट मिल पाएंगे, क्योंकि जो बात जयदीप जी कह रहे हैं और जिस तरीके से राजकिशोर सर ने भी यही सवाल उठाया, ये देखना होगा। और बीजेपी के लिए इसमें कितना गेन है और किस तरह का फैसला आगे होता है, और क्या अभी केवल आहट है, करवट में वक्त लगेगा, या करवट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसका इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है क्या होगा महाराष्ट्र में, जरूर आकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सवाल हो वो भी छोड़कर जाइएगा, और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की
मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।